एक ऐसा समय जब सूरज की तपिश सिर्फ धरती को नहीं बल्कि लोगों के सपनों को भी जला देती थी। एक ऐसा गांव जहां भूख की चीख से ज्यादा तेज सिर्फ जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। ये कहानी है बिरजू की, एक युवा किसान जिसकी जिम्मेदारियां उसके खेत से भी ज्यादा विशाल थीं। जब सूखे ने उसकी फसल को निगल लिया तो उसे ठाकुर के दरबार में जाना पड़ा, एक ऐसा सौदा करने जिसने उसकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तक दांव पर लगा दी। लेकिन संकट तो अकेले नहीं आते। हैजे की काली छाया ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी मां का शरीर ठंडा पड़ने लगा और इलाज के नाम पर थीं सिर्फ जड़ी बूटियां और एक टूटी सी उम्मीद। फिर आई वो जंगल की यात्रा जहां हर पल छिपा था मौत का खतरा, भेड़ियों की आवाजें, शेर की दहाड़ और एक ऐसा राज जिसने बिरजू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। क्या बिरजू अपने परिवार को इस महाविपत्ति से बचा पाएगा? क्या वो ठाकुर के अत्याचारों का जवाब दे पाएगा? और क्या उस जंगल के राज ने उसे एक ऐसा रहस्य दिया जो उसके गांव की तकदीर बदल सकता था? सुनिए एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां डर और उम्मीद की लड़ाई में एक आम इंसान की हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। तो कैसा लगा इस कहानी का इंट्रो? अगर अभी से ही दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब पूरी ध्यान से सुनिए बिरजू की जिंदगी की इस दिलचस्प कहानी को। कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है तपती धूप और एक सूखा सपना। गर्मी की दोपहर थी। आसमान से तपती लू थपेड़े मार रही थी, जैसे अग्निदेव स्वयं धरती को भस्म करने पर आमादा हों। हवा भी स्थिर थी, मानो डर कर कहीं छिप गई हो। धूल के बारीक कण हवा में तैर रहे थे, जो सांस लेने पर गले और फेफड़ों में चुभते थे। आंगन में बैठा बिरजू अपने खेत की मिट्टी की एक मुट्ठी लिए हुए था। उसकी उंगलियों के बीच से सूखी, बिना जान मिट्टी रिस रही थी, जैसे समय की घड़ियाल उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। उसका खेत, जो कभी हरे भरे धान के सुनहरे सपनों से लहलहाता था, आज मरुस्थल जैसा लग रहा था। धरती की चटकी हुई सतह पर जगह जगह दरारें पड़ गई थीं, मानो भूख और तड़प से कराह रही हों। बिरजू की पत्नी माया दरवाजे की चौखट पर बैठी मटके से पानी निचोड़कर अपने बेटे चिंटू के सिर पर डाल रही थी। बच्चा बेहाल होकर रोए जा रहा था। इस बार तो सब कुछ सूख गया माया, बिरजू ने आवाज में एक गहरी थकान और निराशा घोलते हुए कहा। जितना बीज डाला सब जमीन ने निगल लिया, एक दाना भी वापस नहीं मिलेगा। माया ने चिंतित नजरों से अपने पति की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की धाराएं मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ सी बना रही थीं। पंचायत वाले कुएं का पानी भी तो सूखने लगा है, उसने कहा। औरतें आधा घंटा रस्सी खींचने के बाद थोड़ा सा कीचड़ जैसा पानी निकाल पा रही हैं। ऐसे में अगले महीने का क्या होगा? बिरजू ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने उसका परिवार था, उसके बूढ़े माँ बाप, जिनकी हड्डियां अब पहले से ज्यादा निकल आई थीं। उसकी पत्नी माया, जिसके हाथों की शिकने मेहनत की कहानी बयां करती थीं। उसका छोटा भाई राजू, जो अभी 16 बरस का ही था, और उसका अपना छोटा सा बेटा चिंटू। सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। कल सुबह ठाकुर साहब के यहां जाना पड़ेगा, बिरजू ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। शायद वो कुछ उधार दे दें। हल जोतने के बदले काम करूंगा, जो भी कहेंगे। माया का चेहरा और भी सिकुड़ गया। उसके यहां जाने से अच्छा है जंगल से कोई जड़ी बूटी ले आओ। उसका कर्ज तो सांप की तरह होता है, एक बार 10 ले तो छोड़ता नहीं। लेकिन विकल्प ही क्या थे? विकल्प नाम की चीज तो केवल ठाकुर के घर ही हुआ करती थी। अध्याय 2।
ठाकुर का दरबार और एक मुश्किल सौदा। अगली सुबह बिरजू अपने पिता के साथ ठाकुर देवी सिंह के हवेली के सामने खड़ा था। विशाल किवाड़ों पर लोहे के कीलों से बने भव्य नक्शे थे। दो पहरेदार लाठियां थामे खड़े थे। अंदर से ठाकुर के कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। बिरजू के पिता रामलाल कांपते हुए एक पहरेदार के पास गए। भैया, ठाकुर साहब से कह दो, रामलाल कहार उन्हें प्रणाम कह रहा है और एक छोटी सी गुहार लगाने आया है। कुछ देर बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। आंगन के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक चबूतरे पर मसनद लगाकर ठाकुर देवी सिंह बैठे थे। वह मोटा ताजा, घने मूंछों वाला और अपनी शक्ति के नशे में चूर एक इंसान था। उसकी आंखें छोटी और चालाक थीं। पास ही उसका मुंशी घिसुआ तख्ती पर कुछ लिखने में व्यस्त था। बिरजू और रामलाल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। क्या है रामलाल, इतनी सुबह सुबह दर्शन दिए? ठाकुर ने नारियल के पानी का घूंट भरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडापन और अहंकार था। रामलाल ने घबराते हुए बिरजू की ओर देखा। बिरजू ने हिम्मत बटोरी और आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, इस बार सूखे ने सब खा लिया। खेत में एक दाना नहीं उगा। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। आपके चरणों में गुहार है, थोड़ा सा अनाज उधार दे दीजिए। हम आपका हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। हल जोतेंगे, खेत की रखवाली करेंगे, जो भी हुक्म होगा। ठाकुर ने एक मोटी सी सिगार सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए कहा, अनाज? सबके पास अनाज ही तो मांगते हो। लगता है तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे भंडार भी खाली हो रहे हैं। यह एक स्पष्ट झूठ था। पूरा गांव जानता था कि ठाकुर के भंडार हजारों मन अनाज से भरे थे। मुंशी घिसुआ ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इनकी जमीन तो रेहटी के पास वाली है ना? वो तो बड़ी उपजाऊ है। अगर कर्ज देना ही है तो जमीन को गिरवी रख कर दिया जाए। बिरजू का दिल धड़क रहा था। जमीन? ये तो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, उनकी पहचान, उनकी जान। ठाकुर ने सोचते हुए कहा, ठीक है, 10 मन अनाज दूंगा। बदले में तुम्हारी 5 बीघा जमीन का कब्जा मुझे मिलेगा। अगले साल फसल अच्छी हुई तो जमीन वापस ले लेना, नहीं तो जमीन मेरी। यह एक सीधा सौदा नहीं, एक चाल था। अगले साल भी अगर सूखा पड़ा तो जमीन चली जाएगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भूखे बच्चों के सामने कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुंशी की तख्ती पर अंगूठा लगा दिया। बिरजू ने अपना भविष्य टूटते हुए देखा। जाते जाते ठाकुर ने कहा, और हां, कल से मेरे खेत की मेढ़बंदी का काम शुरू कर देना। रोज का एक पांव अनाज मिलेगा। वापस लौटते हुए बिरजू और रामलाल के कदम सूनी जमीन की तरह भारी थे। उन्होंने अपनी आजादी बेच दी थी। अध्याय 3, बीमारी का साया और नियम हकीम का इलाज। अनाज मिलने से घर में कुछ दिनों के लिए राहत का वातावरण बना। माया ने रोटियां बनाई। बच्चे का रोना बंद हुआ। लेकिन संकट कभी अकेले नहीं आते। एक शाम बिरजू की मां शांति देवी को अचानक तेज बुखार आ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिर में तेज दर्द था और उल्टियां हो रही थीं। गांव का वैद्य बूढ़ा चुन्नीलाल, जिसे लोग वैद्य जी कहते थे, बुलाया गया। वैद्य जी ने नब्ज देखी, आंखें देखीं और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। ये तो हैजे जैसे लक्षण हैं, उन्होंने कहा। पंचकोली का काढ़ा बनाकर पिलाओ। नियम की पत्तियां पीसकर पैरों के तलवों पर लगाओ। भगवान भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। गांव में डॉक्टर नाम की कोई चीज नहीं थी। इलाज नाम की चीज जड़ी बूटियों, मंत्र तंत्र और भगवान भरोसे ही चलती थी। बिरजू की मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई।
वह पानी तक नहीं पी पा रही थी। पूरे घर पर मौत का सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने एक रात बिरजू को पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेटा, इस बार तो बुखार बहुत खतरनाक है। लगता नहीं बचूंगी। तू अपने बाप और भाई का ख्याल रखना और माया और चिंटू का भी। बिरजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बेबस होकर अपनी मां का माथा सहलाता रहा। अगले ही दिन शांति देवी ने आखिरी सांस ली। गांव में किसी की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं होती, बल्कि पूरे गांव का दुख होता है। लेकिन हैजे के डर ने लोगों को दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। अंतिम संस्कार में केवल कुछ ही लोग आए। रामलाल टूट चुका था। उसने अपना सहारा खो दिया था। बिरजू अब परिवार का एकमात्र स्तंभ बचा था। अध्याय 4। दूर देश का समाचार और एक जोखिम भरी यात्रा। मौत के गम के कुछ ही दिन बाद गांव के चौधरी ने एक चिट्ठी लेकर बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए आई है। तुम्हारे मामा जी ने भेजी है। किसी यात्री के हाथों आई है। बिरजू के मामा पास के ही एक गांव में रहते थे, लेकिन उस दौर में पास का गांव भी एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बराबर था। चिट्ठी एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई थी। बिरजू ने उसे खोला। उसमें लिखा था कि उसकी मौसी बहुत बीमार हैं और वे अंतिम बार उन्हें देखना चाहती हैं। उन्होंने बिरजू की मां को याद किया था, लेकिन मां तो अब इस दुनिया में नहीं थी। रामलाल ने कहा, तुझे जाना पड़ेगा बेटा। उन्हें खबर देनी होगी और देख, अगर उनके गांव में हालत ठीक है तो शायद कुछ अनाज या दवा लेकर आ पाए। बिरजू के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। घर छोड़कर जाना मतलब परिवार को असहाय छोड़ना। फिर रास्ता खतरनाक था। जंगल से होकर गुजरना था, जहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। यात्रा पैदल ही करनी थी, क्योंकि उनके पास बैलगाड़ी का खर्च उठाने लायक पैसे नहीं थे। आखिरकार बिरजू ने जाने का फैसला किया। माया ने उसके लिए 2 रोटियां और एक लोटा पानी बांध दिया। राजू को घर की जिम्मेदारी सौंपकर बिरजू सुबह सुबह ही चल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी। तपती धूप उसे जलाए जा रही थी। रास्ता सुनसान था। कभी कभी कोई यात्री दिख जाता तो दिल को थोड़ा सहारा मिलता। दोपहर में एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसने अपनी रोटियां खाईं। शाम ढलने लगी तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। रात का अंधेरा डरावना था। जंगल से आती भेड़ियों की आवाजें उसके रोंगटे खड़े कर देती। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी और तारे थे। दूर से कभी कभी शेर की दहाड़ सुनाई दे जाती और बिरजू एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी सांस रोक लेता। वह डरता हुआ, थकता हुआ, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार अगले दिन दोपहर में वह अपने मामा के गांव पहुंचा। उस गांव की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां थोड़ा बहुत पानी था और लोग संघर्ष कर रहे थे। मामा ने बिरजू को देखा तो खुश हुए, लेकिन बहन की मौत की खबर सुनकर वे बिलख पड़े। मौसी की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। बिरजू ने अपने गांव की बदहाली का जिक्र किया। दयावश मामा ने उसे एक छोटी सी बोरी में कुछ चना और ज्वार दिया और साथ ही कुछ जड़ी बूटियां जो हैजे में काम आ सकती थीं। बिरजू ने वहां एक रात आराम किया और अगले दिन सुबह ही वापस लौटने निकल पड़ा। इस बार उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ था, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी। अध्याय 5। गांव का मस्त मौला और एक रोमांचक ट्विस्ट। बिरजू के गांव में एक किरदार था, नंदू। नंदू गांव का मस्त मौला, हंसौड़ और थोड़ा सीधा साधा इंसान था। उसके किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक बार उसने एक भेड़िए के बच्चे को बकरी समझकर पाल लिया था और जब वह बड़ा हुआ तो उसने नंदू की ही चादर खींचकर फाड़ दी थी।
नंदू उस दिन पूरे गांव में भागता फिरा, बचाओ बचाओ, मेरी बकरी पागल हो गई है। उस दिन जब बिरजू वापस लौट रहा था, नंदू जंगल के किनारे लकड़ियां बीन रहा था। अचानक उसने देखा कि दो अजनबी मुसलमान सैनिकों के कपड़ों में जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। वे बहुत जल्दबाजी में लग रहे थे और उनके चेहरे पर थकान और डर के भाव थे। नंदू ने छिपकर देखा कि उनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा नक्काशीदार लकड़ी का संदूक था, जिसे वह बहुत कीमती समझकर सीने से लगाए हुए था। नंदू तुरंत गांव भागा। वह सीधा ठाकुर के यहां पहुंचा और अपनी टेढ़ी मेढ़ी भाषा में सारी बात बताई। ठाकुर साहब, बड़े बड़े घोड़े वाले उड़ते हुए आ रहे हैं और एक चमकदार पेटी लिए हैं। ठाकुर समझ गया कि कोई महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है वो सैनिक किसी लड़ाई से भागे हों और उनके पास कोई खजाना हो। उसने तुरंत अपने 10-12 पहलवानों को इकट्ठा किया और नंदू के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। बिरजू उधर से ही गुजर रहा था। उसने ठाकुर और उसके आदमियों को जंगल में जाते देखा। क्यूरियोसिटी में वह भी दूर से पीछे पीछे चलने लगा। ठाकुर के आदमियों ने उन दोनों सैनिकों को घेर लिया। एक छोटी सी मुठभेड़ हुई, लेकिन थके हुए सैनिक ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाए। ठाकुर ने वह संदूक छीन लिया। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के और कुछ जवाहरात थे। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। यह तो उसके लिए एक वरदान था। लेकिन तभी एक सैनिक ने, जो बुरी तरह घायल हो चुका था, कराहते हुए कहा, ये खजाना नहीं है, ये हमारे सूबेदार की विधवा का है। उसने इसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए दिया था। हमें उस तक पहुंचाना था। ठाकुर के चेहरे पर एक पल के लिए दया का भाव आया, लेकिन फिर लालच ने उस पर जीत हासिल कर ली। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे सैनिकों को वहीं छोड़कर खजाना लेकर चले गए। बिरजू ने यह सब एक झाड़ी के पीछे से देख लिया था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे एक पल के लिए लगा कि क्यों न वह ठाकुर का सामना करे, लेकिन डर ने उसे रोक दिया। वह चुपचाप वहां से खिसक आया और गांव की ओर भागा। उसके मन में ठाकुर के प्रति घृणा और भी गहरी हो गई। वह एक लुटेरा और बेईमान इंसान था। अध्याय 6। मेले की रौनक और सामाजिक कुरीतियों का सच। कुछ दिनों बाद गांव के पास ही एक बड़े गांव में मेला लगा। साल भर में एक बार लगने वाला यह मेला लोगों के लिए उल्लास और मनोरंजन का सबसे बड़ा स्रोत था। गांव के तमाम लोग मेले में जाने को तैयार हुए। भूख और तकलीफों को भुलाकर कुछ पल खुश रहने का यह एक मौका था। बिरजू ने भी माया और चिंटू को साथ लेने का फैसला किया। राजू भी साथ चला। मेले का माहौल जादुई था। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, मिठाइयों की दुकानों से आती मीठी खुशबू, झूले की चीखें, नट और भाल वालों के करतब और दूर दूर तक फैली दुकानें। माया ने चिंटू को गोद में उठा रखा था। बच्चा अपनी चमकती आंखों से सब कुछ देख रहा था। बिरजू ने माया के लिए एक लाल रंग की चूड़ी खरीदी। माया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह सालों बाद अपने लिए कुछ नया पा रही थी। लेकिन इस रौनक के बीच भी सामाजिक भेदभाव साफ झलक रहा था। मेले के मुख्य कुएं से पानी पीने का हक केवल ऊंची जाति के लोगों को था। दलित समुदाय के लोगों को दूर एक अलग और गंदे तालाब से पानी पीना पड़ रहा था। उनके लिए अलग झूले लगे थे। अगर कोई दलित व्यक्ति गलती से भी ऊंची जाति की दुकान के सामने खड़ा हो जाए तो उसे अपशब्द सुनने पड़ते। बिरजू ने देखा कि उसके एक दलित मित्र धन्नो को एक मिठाई की दुकान से धक्का देकर भगा दिया गया, क्योंकि उसने दुकान के सामने खड़े होकर मिठाई देखनी चाहिए थी। धन्नो का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया,
लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने नीची नजरों से वहां से हटकर एक तरफ खड़े हो गया। बिरजू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ धन्नो? कुछ नहीं बिरजू भाई, धन्नो ने मायूसी से कहा। हमारी औकात ही क्या है, हमें तो छूने भर से ये लोग अपवित्र हो जाते हैं। बिरजू के मन में एक कसक पैदा हुई। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन समाज के इस नियम के आगे वह भी बेबस था। उसने धन्नो के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। शाम को गांव वापस लौटते हुए माया ने कहा, आज बहुत अच्छा लगा बिरजू। लेकिन बिरजू का मन भारी था। मेले की चकाचौंध के पीछे छिपे इस सच ने उसे झकझोर दिया था। अध्याय 7। संकट में एकजुटता और एक नई शुरुआत। मेले से लौटने के कुछ दिन बाद गांव में एक नया संकट आया। हैजे ने दोबारा दस्तक दी। इस बार यह और भी भयानक था। कई लोग बीमार पड़ गए। गांव का वातावरण डर और मौत के साए में घिर गया। बिरजू ने अपने मामा से लाई हुई जड़ी बूटियों से कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन संसाधन सीमित थे। ठाकुर ने अपनी हवेली के दरवाजे बंद कर लिए थे ताकि बीमारी अंदर न घुस पाए। उसने किसी की मदद नहीं की। एक रात गांव के चौधरी ने एक आपातकालीन पंचायत बुलाई। सभी गांव वाले जो अभी तक स्वस्थ थे एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हवा में डर और निराशा का भाव था। चौधरी ने कहा, यारो, इस बार बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर हमने एकजुट होकर कदम नहीं उठाया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ठाकुर ने तो अपने आप को बचाने की ठान ली है। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। बिरजू आगे बढ़ा। चौधरी चाचा, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वो सबके लिए काफी नहीं है। हमें जंगल से और जड़ी बूटियां लानी होंगी, और सबसे जरूरी है कि पीने के पानी को उबाला जाए। जिस कुएं का पानी पी रहे हैं वही दूषित है। सभी हैरान थे। पानी उबालने का यह तरीका उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन विवशता में सब ने मान लिया। अगले दिन से एक अभियान शुरू हुआ। कुछ लोग जंगल से जड़ी बूटियां लाने गए। कुछ लोगों ने बीमारों की देखभाल की। औरतों ने एक बड़ा चूल्हा बनाया और पानी उबालने का काम शुरू किया। दलित बस्ती के लोगों को भी इस अभियान में शामिल किया गया, क्योंकि बीमारी ने जाति नहीं देखी थी। बिरजू ने नेतृत्व किया। वह सबको उत्साहित करता। नंदू अपने हास्य से लोगों का मनोबल बढ़ाता। धन्नो और उसके समुदाय के लोगों ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद की। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद बीमारी पर काबू पा लिया गया। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन संकट टल गया था। इस संकट ने गांव वालों को एक सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो ठाकुर जैसे शोषक के बिना भी अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। बिरजू गांव में एक नए नजरिए से देखा जाने लगा। वह सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार नौजवान था। अध्याय 8। बारिश की पहली बूंद और एक नई उम्मीद। आखिरकार एक शाम आसमान में बदलियां छा गईं। हवा में एक सुगंध आने लगी, वह सुगंध जिसका गांव वाले महीनों से इंतजार कर रहे थे। मिट्टी की खुशबू। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, और फिर पहली बूंद गिरी। वह बूंद बिरजू के गाल पर आकर गिरी, जैसे प्रकृति का आशीर्वाद हो। फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते
मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे। बूढ़े रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बारिश की रिमझिम आवाज के साथ लोगों के चेहरों पर महीनों बाद एक जेन्युइन मुस्कान खेल रही थी। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उम्मीद लेकर आई थी। उम्मीद एक नई फसल की, एक नई शुरुआत की। बिरजू ने माया का हाथ थामा। चिंटू उनके पैरों से लिपटा हुआ था। वे सब अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। कल से खेत की जुताई शुरू कर दूंगा, बिरजू ने कहा। इस बार अच्छी फसल होगी, हम ठाकुर का कर्ज चुका देंगे और अपनी जमीन वापस ले लेंगे। माया ने विश्वास भरी नजरों से उसे देखा। हाँ, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। बारिश थमने के बाद गांव की धरती हरी भरी दिखने लगी। मेंढक टर्राने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, जैसे प्रकृति ने एक नया जीवन दान दिया हो। बिरजू ने देखा कि उसकी जमीन, जो कल तक सूखी और बंजर थी, आज पानी से भीगकर चमक रही थी। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया। इस बार वह मिट्टी गीली थी, जीवंत थी और उसमें एक नई खुशबू थी, उम्मीद की खुशबू। वह जानता था कि चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ठाकुर जैसे शोषक अभी भी मौजूद हैं। प्रकृति का कोई भरोसा नहीं, बीमारियां फिर लौट सकती हैं। लेकिन आज उसे एक नई ताकत मिली थी, अपने परिवार की, अपने गांव वालों की एकजुटता की और अपने अंदर पनप रही हिम्मत की ताकत। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छंट रहे थे और एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। यह इंद्रधनुष उसके और उसके गांव के भविष्य का प्रतीक लग रहा था, जो बताता था कि तूफान के बाद हमेशा शांति आती है और संघर्ष के बाद हमेशा विजय। बिरजू मुस्कुराया। उसने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। एक किसान जो अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी किस्मत लिखने को तैयार था। कैसी लगी आपको 13वीं सदी के उस संघर्ष और उम्मीद की ये कहानी? अगर आपको बिरजू की जंग, उसकी हिम्मत और पूरे गांव की एकजुटता ने छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक बटन तो ठीक उसी तरह है जैसे बिरजू के खेत में बारिश की पहली बूंद एक क्लिक में ही सारी खुशी आपके चेहरे पर ला सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दमदार, इमोशनल और ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। घंटी आइकन को दबाना तो जरूर याद रखिएगा, ताकि अगली बार जब भी हम कोई नई दुनिया आपके सामने लेकर आएं, आप उसका पहला टिकट पा सकें। अब सबसे जरूरी बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप राजा महाराजाओं के शौर्य और प्रेम की कोई एपिक्स कहानी सुनना चाहेंगे, या फिर किसी और ऐतिहासिक युग की किसी कॉमन मैन की जर्नी पर एक नजर डालेंगे? शायद भारत के किसी रहस्यमयी एंशिएंट रहस्य या खजाने की कहानी? आपकी राय मेरे लिए सबसे कीमती है, तो जल्दी से कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।